अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, अवाम भूख से देखो निढाल है कि नहीं, हर एक चेहरे से जाहिर मलाल है कि नहीं, तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ाई जाती रही, गरीब मारने की इसमें चाल है कि नहीं, दिखाए बाग हरे हम गरीब लोगों को, अवाम पहले से मखदूश हाल है कि नहीं, अमीर शहर ने आंखें रखी हैं बंद रशीद, वगरना चेहरा तमांचों से लाल है कि नहीं। आज जेब का वजन हल्का है और फैसलों का वजन भारी। हर पेट्रोल पंप अब सिर्फ ईंधन नहीं देगा बल्कि रोज बदलता हिसाब किताब भी सुनाएगा। हर नई सुबह के साथ निर्ख बदलेंगे, हर सफर से पहले नई गिनती होगी और हर गाड़ी का पहिया खर्च का नया रुख दिखाएगा। उधर हुकूमत कहती है कि अब हर रुपया खुले हिसाब से नजर आएगा, उधर पेट्रोल पंप मालिकान इसे कारोबार के लिए नई मुश्किल करार देते हैं। किरायों ने भी ऊपर का रास्ता पकड़ लिया है, मिट्टी का तेल मजीद महंगा हो गया है, कौमी बचत की आमदन भी कम हो चुकी है, जबकि टैक्स, लेवी और मार्जिन की लंबी फहरिस्त आवाम के बोझ में मजीद इजाफा कर रही है। तो क्या रोज बदलने वाला ये निजाम वाकई आसानी लाएगा या हर सुबह आम आदमी के लिए एक नया इम्तिहान बनेगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी। अब मामला सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान टकराव का नहीं रहा, इसकी गूंज सरहदों से निकलकर पूरे मशरिक वस्ता में सुनाई दे रही है। सड़कों को मिलाने वाले पुल टूट रहे हैं, रेल की पटरियां खामोश हैं, हवाई अड्डे इसके जद में आ चुके हैं और हर गुजरता लम्हा खतरे का दायरा मजीद वसी करता नजर आता है। एक जानिब अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी जानिब ईरान मुसलसल जवाब देकर ये वाजे कर रहा है कि वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कुवैत, बहरीन और उर्दन भी इस कशीदगी की लपेट में आ चुके हैं, जबकि नई फौजी तैयारियों ने आलमी ताकतों की धड़कनें भी तेज कर दी हैं। अब सवाल सिर्फ अगले वार का नहीं बल्कि ये है कि क्या ये कशीदगी पूरे खित्ते को अपनी गिरफ्त में ले लेगी या सफारतकारी इस बढ़ती हुई आग के आगे बंद बांध सकेगी। हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें हमारा साथ देंगे असगर चौधरी साहब, उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सरदार फैजान, डॉक्टर अली इमरान और सायरा बानो रहनुमा GTN। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। असगर चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले कुछ आवाम को दिखाना चाहते हैं, सो प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा। काबीना ने और वजीर आजम साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी खतरे से लाहक करे बगैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। सर चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर आज बहुत ही गुस्से में हूं मैं भी और हर पाकिस्तानी का इस वक्त यही हाल है। सर जिस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं पर भी जाओ, किसी भी शॉप पर जाओ, अशया ज़रूरिया लेने, अशया खुरनोश की बात कर लें सर जी, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर रेट लिस्ट जो होती है वो अवेजा होती है। सो हम वहाँ पर जाकर उनसे पूछते हैं कि भाई ये चीज़ जो है यहाँ पर रेट लिस्ट में तो कुछ और लिखा है, तो आप तो किसी और उस भाव पर हमें दे रहे हैं। लेकिन अब यौमिया बेसिस पे सर ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं ये इसमें रद्दोबदल देखा जाएगा और कहा तो ये जा रहा है कि भाई इससे अवाम को बहुत फायदा होगा। अगर अवाम को फायदा ही होगा तो इससे पहले ये वाले इकदाम क्यों नहीं किए गए, और अगर फायदा अब ही देना है, सर मैं नहीं कुछ बोल पा रही हूँ, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया आकाशा, बड़ी मुश्किल सूरत हाल से आपने मुझे दो चार कर दिया है और एक तवातर के साथ हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हमारी भी ख्वाहिश थी कि कभी अच्छी को ख़बरें भी हम डिस्कस करें, हम ये भी बताएं कि अवाम बड़ी खुशहाल है, लेकिन क्या करें, रोज़ चूँकि ख़बरें ही हमारे पास ऐसी होती हैं और यही वजह है कि अवाम जो है वो इन ख़बरों को सुन के पहले कम परेशान होती है, ऊपर से ज़्यादा हो जाती है। मैं बड़ा हैरान हुआ जब चूँकि हमारे वज़ीर पेट्रोलियम बड़े अच्छे शख्स हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत हमें नज़र आ रही है कि जब आलमी मार्केट में $70-72 फ़ी बैरल होता है तो उस वक्त वो हमें रिलीफ नज़र नहीं आता कि आम कंज्यूमर तक वो मुंतकिल करें, लेकिन जब ज़्यादा कीमत में इजाफा होता है तो एकदम वो जो ऑयल मार्केटिंग वाला बोझ है वो आवाम के ऊपर मुंतकिल कर देते हैं। इस लिहाज से वो बड़े मुतरक वज़ीर हैं। मैं ज़रा सिर्फ थोड़ी सी एदाद व शुमार आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं एक हल भी देना चाहता हूँ हुकूमत को। अगर नेक नीति के साथ हुकूमत उस पर अमल करे तो उन्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा, उन्हें भी एहसास हो जाएगा कि हम पे क्या गुजर रही है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ठीक है मान लिया जी कि दोबारा एक क्राइसिस शुरू हो गया है मिडिल ईस्ट में, ऑयल प्राइसेस जो हैं पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से ऊपर गई हैं, बिल्कुल जी हमें तस्लीम है, आपने कोई रुकावट नहीं आने दी, हमें हर वक्त जंग के दौरान भी पेट्रोल डीज़ल दस्तयाब था, हमारी गाड़ी का पहिया नहीं रुका, ये आपकी बहुत अच्छी काविश है। लेकिन मुझे ये बताइए
जब मुश्किल वक्त आते हैं तो रियासतें क्या करती हैं? रियासतें अपने ख़जानों का मुंह खोलती हैं ना, आवाम के लिए अपने ख़जानों का मुंह खोलती हैं या आवाम की जेबों से पैसे निकाल के अपने ख़जाने भरती हैं? ये बड़ा एक सादा सा सवाल है और यकीनन ये जवाब मेरी हुकूमतों के पास नहीं है। मुझे ये बताइए आकाशा कि इस वक्त जो आज की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, एक्स रिफाइनरी जो कीमत है फ़ी लीटर पेट्रोल, मैं सिर्फ पेट्रोल को डिस्कस करूँगा, 207 रुपये के लगभग है। आपको मार्केट में एंड यूज़र को कितनी की मिल रही है? और इसके ऊपर जनाब सिर्फ जो 80 रुपये आप लेवी ले रहे हैं ना, मुश्किल वक्त है ना, थोड़ा सा आप कट लगा लें, अपने ख़जाने का मुंह थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दें, मेरी जेबों के ऊपर जो पड़ने वाला डाका है थोड़ी देर के लिए रोक लें, कह दें जी ओके ये 15 दिन हम आपको ये रिलीफ देते हैं, ये आपकी जेबों से हम ये नहीं निकलवाते, तो आप 80 रुपये में कुछ न कुछ तो कट लगा सकते हैं ना। 126 रुपये 62 पैसे इस वक्त फ़ी लीटर के ऊपर टैक्सेस हैं और मार्जिनस हैं। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के मार्जिन हैं, वो पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, उनके मार्जिन हैं। ये सारे मिला के मेरी जेब से 126 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से निकाले जा रहे हैं। क्या यहाँ पर आप रिलीफ नहीं दे सकते? चलें मान ले जी, आपकी बात मान ली, बहुत मसाइल में, बहुत मुश्किल में, एक काम कर दें। इन्होंने कहा ना कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। आलिजा आपसे इजाज़त कौन मांगता है? आपने पीछे देखा नहीं, जैसी कीमतें नीचे हुई तो वही, फिर हम तो नहीं कहते, लोग कह रहे हैं और ज़बान ज़द-ए-आम है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, जो ऑयल माफिया था वो जीत गया था, आम सारा फार गया था। एक काम करते हैं, हमें मंजूर है, आप ये जो दे रहे हैं ना 350 रुपये फ़ी लीटर, आप इसे 500 कर दें, मान लेते हैं हम। लेकिन एक काम कर दें जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, वज़ीर पेट्रोलियम साहब और हुकूमती तर्जुमान साहब जी, कि क्लास 4 को छोड़ दें। हम नहीं कहते क्लास 4 पर कट लगाएं, इससे ऊपर लेके प्राइम मिनिस्टर तक हर शख्स का पेट्रोल आप ख़त्म कर दें। जब एक आम दिहाड़ीदार मजदूर जो जिसकी 20,000 रुपया माहाना इनकम है, अगर वो अपनी जेब से पेट्रोल डलवा सकता है तो 15 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला वो सरकारी बाबू भी अपनी जेब से पेट्रोल डलवा सकता है। उस दिन सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी एहसास होगा, जिस दिन सेक्रेटरी पेट्रोलियम की अपनी जेब से उसकी गाड़ी में, उसकी जो घर के इस्तेमाल की गाड़ियों में पेट्रोल जाएगा, उसे एहसास होगा, चेयरमैन FPR को भी होगा, और जितने ये सरकारी बाबू बैठे हुए हैं गर्मियों में, शदीद गर्मियों में, ठंडे हालों के अंदर, और बैठ के ये पॉलिसियाँ बनाते हैं और उसके बाद फिर कौम को बताते हैं कि बहुत मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा ये मेहरबानी करें, ये मुश्किल वक्त है, पूरी कौम के ऊपर मुश्किल वक्त है। आप सिर्फ ये करें कि जब तक ये जंग है, मुश्किल वक्त है, आप पेट्रोल फ्री पेट्रोल, बस क्लास 4 को छोड़ दें, उसके ऊपर जितने सैलरी पर्सनस हैं उनका फ्री पेट्रोल ख़त्म कर दें, वो अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएं, फिर हम भी मान लेंगे और हम भी डलवाएंगे, फिर हमें भी दुख नहीं होगा कि मुश्किल वक्त है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपनी जेबें भरें, 126 रुपये के लगभग आप हमसे टैक्सेस फ़ी लीटर के ऊपर लें और फिर आप ये कहें कि कौम कुर्बानी दे, कौम की अब बस हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई रियासत जो है उसको मजबूत करने के लिए ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा लाजिम है और इसी वजह से ये चीज़ें जो है की गई, यौमिया बेस पे पेट्रोल की कीमतें जो है वो चेंज होंगी। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, आपका इस पर पॉइंट आ चुका है। इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, हमें तो उस वक्त भी जब कीमतें बढ़ी थी पेट्रोल की, तो हमें तो उस वक्त भी ये बताया गया था कि ये शायद तमाम तर चीज़ें जो हैं, पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रही थी, हालात बेहतर होने जा रहे थे, लेकिन इसमें यह हुआ कि भाई जंग आ गई, इस वजह से ये हालात जो हैं ये ख़राब हुए हैं। जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो आलमी सतह पर बढ़ी हैं, तभी पाकिस्तान में भी बढ़ी हैं। लेकिन सर, जंग से पहले भी जब ये कीमतें बढ़ती थी तो हमें उस वक्त भी कहा जाता था कि IMF की वजह से, मतलब IMF के कुछ शराइत है, तो उससे हम यहाँ वहाँ नहीं हो सकते हैं। अभी भी सर वही हालात हैं, हालात जो है वो बदलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ाना मुकर्रर होंगी, फैसला तकलीफदेह ज़रूर है लेकिन रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम है। फैसला सर तकलीफदेह है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, सबसे पहले तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है अरबाब इख्तियार से, और ये मेरे ख्याल से आम आवाम के लिए भी एक सवाल है, और वो भी इस बात को सोचें कि क्या हम पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पर मंगवा रहे हैं या हमारे पास स्टॉक होता है
एक महीने का जो कमर्शियल एंटिटीज हैं जो तेल को इंपोर्ट कर रही हैं। तो जवाब ये है कि तेल जो है वो हर मेरे ख्याल से 2 वीक के बाद कोई शिपमेंट या हर वीक के बाद शिपमेंट आती है। तो फिर आप इसकी जो कीमत है उसका तयन रोज कैसे करेंगे? ये आवाम को, इस भूखी नंगी आवाम को चूना लगाने का एक और जो है वो लॉलीपॉप है कि आपको रोज की बुनियाद पर, बजाय कि आपको 20, 25, 30, 50 रुपए का एक दफा टीका लगाया जाए, आपको 5, 5, 4, 4, 6, 6, 8, 8 रुपए का टीका बढ़ा के रोज लगाया जाएगा ताकि आप इसको महसूस ना करें। अब आ जाते हैं अगली बात पर कि देखें, एक नुक्ता जो बहुत ही समझने की जरूरत है हमें, आपको और आपके नाजरीन को, वो ये है, आकाशा, जब जंग अपने पीक पर थी, जब दोनों तरफ से बमबारी हो रही थी, ईरान जो है वो मिसाइल दाग रहा था मशरक़ वस्ता के ममालिक पर, और अमेरिका और इसराइल बमबारी करे, तो उस वक्त भी आपकी जो सप्लाई थी तेल की वो बंद नहीं की गई थी। आपको इजाजत थी, पाकिस्तानी जहाजों को इजाजत थी कि वो जो है वो तेल जो है वो लेकर अपना हुर्मत से गुजर सकते थे। आज भी आपकी यही सिचुएशन है कि आपको वहां से गुजरने के लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वहां से गुजरने की दिक्कत नहीं है तो फिर डिमांड एंड सप्लाई तो बराबर है, यानी आप वहां से ला रहे हैं और लोग आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जिस प्राइस पर पहले पेट्रोल ले रहे थे उसी पर ले रहे हैं, लेकिन आवाम को महंगा करके इसलिए आप दे रहे हैं कि आपने के जो माशी अहदाफ थे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद आप उनको मीट नहीं कर सके। आपकी FIR 600, 700, 800 जो उनका हदफ था उससे अरब रुपया पीछे थी और वो हदफ पूरे किए गए। अब क्योंकि मुल्क के माशी जो हालात हैं वो इस कदम खराब हो चुके हैं कि आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपकी रियल एस्टेट बंद है और आपके बाकी जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो भी तकरीबन तबाही के दाने पर खड़ी हैं। तो आप किसी और जगह से टैक्स वसूल नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट रह गई है, वो है पेट्रोल। और पेट्रोल पे जिस तरह अस्कर चौधरी साहब ने कहा कि 126 रुपए को 35 पैसे आप टैक्स लगा रहे हैं। मैं बार बार ये बात करता हूं कि हम तो बुरे थे, इमरान खान बहुत बुरे आदमी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी तो उन्होंने लेवी खत्म करके 150 रुपया कीमत पेट्रोल की, जबकि हम 117 डॉलर पर बैरल पर खरीद कर 150 रुपए का आवाम को दे रहे थे। तो ये लेवरेज भी इनके पास है कि अगर आप 126 रुपए का जो टैक्स आप आवाम से वसूल कर रहे हैं और जो खालिस टैक्स हुकूमत वसूल कर रही है वो 80 रुपए है, तो अगर आप उस 80 रुपए में से 50 रुपए कम करके 30 रुपए का टैक्स लगाएं और पेट्रोल की कीमत 350 से अगर आप 250 पे या 260 रुपए पे ले जाएं तो आप का क्या नुकसान है? क्यों कि अब ये सारे, जब मैंने जो बातें की है, इस आखिर में जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपने माशी अहदाफ अचीव करने में फेल हो चुकी है। इन्होंने पिछले 4 साल में कोई ऐसा इकदाम इनकी तरफ से नहीं हो सके जिससे पाकिस्तान की मईशत खड़ी होती, आपकी इंडस्ट्री खड़ी होती, आम आदमी को जिससे रिलीफ मिलता। जो ये पॉलिसीज बनाते हैं उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता, यानी ऊपर मईशत ठीक होती, नीचे लोगों को रोजगार मिलता, लोग टैक्स पे करते, तो इनके दाव भी पूरे हो जाते। सिंस पाकिस्तान से 100 मल्टीनेशनल कंपनियां चली गई, $100 अरब आपका जो कैपिटल था वो फ्लाई कर गया इस मुल्क से। मुझे ये बताएं कि आज पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो इन हालात के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? तो आपका तकरीबन तमाम जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था वो तबाह है, आपकी प्रॉपर्टी तबाह है, आपकी मतलब स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन तबाह हो चुकी। जब लोगों को ये पता है कि वो पैसे लगाएंगे और उन पैसों को लगाने के बाद उनके तमाम पैसे डूब जाएंगे, कारोबार की वसत नहीं होगी कि लोग या पेट्रोल डलवाएंगे या अपने बच्चों के मुंह में रोटी डालेंगे। सही कहा सर, आपने सही पॉइंट उठाया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका इस पे पॉइंट आ चुका है जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सदाफ फिजान, आपकी तरफ आना चाहूंगी सर। मान लिया कि जंग की वजह से हालात जो हैं खराब हुए हैं, आबनाए हॉर्मज़ जो है वो बंद हुई, फिर तेल की सप्लाई जो थी वो बंद हुई, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो आबनाए हॉर्मज़ खुली थी, पेट्रोल आ रहा था, पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान पहुंच रही थी। तो पाकिस्तान के लिए जब आबनाए हॉर्मज़ खुली थी तो पाकिस्तानी अवाम के लिए क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। देखें, हर हुकूमत जो है जब भी वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करे या किसी भी चीज़ों पे वो टैक्स लगाए तो उसका वो तमाम मलबा जो है वो आलमी मंडी पे डाल देता है। कभी रुपए की कदर में कमी, कभी आलमी मंडी में उतार चढ़ाव,
और अब जो है अमेरिका और ईरान के जंग का बहाना लेकर हुकूमतें जो है, कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि मतलब हर रोज हर 2-3 दिन बाद जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कभी इजाफा किया जाएगा और कभी कमी की जाएगी। इजाफा तो हो जाता है और उसका बोझ भी जो है वो गरीब आवाम उठा लेती है, हम्म। लेकिन जब कमी की जाती है तो उसका जो फायदा है वो गरीब आवाम को नहीं पहुंचता। जैसे ही इजाफा होता है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, किरायों में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन जब कमी होती है तो ना अशिया खुर्दनोश की कोई कीमत कम होती है, ना दूध की कीमत कम होती है, ना आटे की कीमत कम होती है, ना दाल चावल की कीमत कम होती है। लेकिन जब इजाफा होता है तो उसका तमाम, अभी आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छी बात की असगर चौधरी साहब ने कि जो साहिब इख्तियार लोग हैं, मतलब 4 स्केल से ऊपर के जो लोग हैं, हम्म। जो लोग 10-10 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी पेट्रोल की जो पेट्रोल वो उनको मुफ्त मिलता है, बिजली उनको, उसमें मैं साथ में कुछ ऐड भी करता हूँ, उनको बिजली मुफ्त मिलती है, उनके प्रोटोकॉल्स की जो गाड़ियां हैं, हुकूमत इन चीजों को क्यों नहीं कंट्रोल करती कि हम्म। तमाम जो बोझ है वो गरीब आवाम पे हुकूमत डाल देती है, और हुकूमत कब जो है वो आवाम को जवाबदेह होगी। आज तक जितना भी अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में जो कुछ भी, जो रकम उनको हासिल हुई, जो मुनाफा उनको हासिल हुआ, उन्होंने आज तक आवाम को कोई उसका हिसाब दिया है? क्या IMF के जो मुआहदे हम्म। हुकूमत पे लागू किए जाते हैं, क्या उसकी कोई पार्लिमानी बहस हुई या आवाम की राय उसमें शामिल की गई? तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हुकूमत को सोचना होंगी कि आखिर वो कर रहे क्या है। सिर्फ अपने इक़्तिदार का मजा लेने के लिए ये हुकूमत जो है आके बैठी हुई है, या हुकूमत का जो असल काम होता है कि हम्म। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देना, क्या वो इस बारे में भी कभी सोचेगी? क्योंकि जब से हमने देखा है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा बजट जो है उन्होंने पेश कर दिया है। तो इस दौरान जो आखिरी ये 4-5-6 सालों में हमने देखा है, इसमें आवाम को कितनी हद तक, मतलब पाकिस्तान में गरीब जो है वो मजीद गरीब होता जा रहा है, जो सनतकार हैं वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो अभी टैक्स, जो अभी बजट उन्होंने पेश किया, उसमें भी हमने देखा कि जितना भी इन्होंने टैक्स लगाया है वो गरीब आवाम पे लगाया है। जो सनतकार हैं उनको जो है उन्होंने रिलीफ देने की बीच में कोशिश की है। तो ये तमाम चीजें जो हैं इस बारे में हुकूमत को सोचना होगा। सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में बैठ के, मीटिंग्स करके और वहां से उठ के उनको अवाम के लिए, मेरे ख्याल से उनको ये जो असगर चौधरी साहब ने राय दी है उस पर खसूसी तौर पे हम्म। उनको सोचना होगा कि कुछ हद तक, जब तक ये अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है तब तक कुछ महीनों के लिए ही सही, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इनके अपने फ्यूल्स हैं, ये इसमें कमी करें। बिजली की जो इनको मुफ्त बिजली मिल रही है उसमें ये लोग कम करें। जो इनके अपने प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां हैं, हर मिनिस्टर के साथ 1 या 2 जो हैं वो गाड़ियां इनको दी गई हैं सरदार प्रोटोकॉल्स फैजान की, साहब, बहुत ही उसमें ये मासूमाना, लोग कमी करें तो बहुत ही आवाम को कुछ मासूमाना जो है मुतालिबात सर आपने हुकूमत के सामने रख दिए। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। सायरा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी। हमने 1100 करोड़ का थर्मल प्लांट खरीदा है, जबकि पाकिस्तान में पंजाब के जो वजीर आला हैं उन्होंने 1100 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा है। ये फ़र्क है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं भारतीय वज़ीर आला पंजाब। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि अब डेली बेसिस पे सायरा जी, जो पेट्रोल जो है इसकी कीमतें जो हैं वो उसमें रद्दोबदल सामने आएगा। अवाम भी जो है इस वक्त शदीद परेशान है कि होने क्या जा रहा है, और हुकूमत को खुद भी समझ नहीं आ रही, तभी तमाम तर इख्तियारात जो है वो ओगरा के हवाले कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे इस पे? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, वापिस से मेरा एक ही फिक्रा होता है कि क्या कहा जाए इस हुकूमत को। हुकूमत डेली बेसिस पे, ये कह रहे हैं ना कि डेली बेसिस पे पेट्रोल की कीमतें हम लोग उसको वॉच करेंगे और फिर उसके हिसाब से होगा। तो ये भी रोजाना डेली बेसिस के ये हुकूमत, वो कह रहे हैं ना कि उस गड्ढे में, जिल्लत के गड्ढे में गिरती जा रही है। कल इनके बयानात सुने, हमने रियासत मजबूत करनी है। मुझे आज तक रियासत का मतलब समझ नहीं आया। मुझे रियासत का कोई मतलब समझा दे कि उसमें हम लोग ये 25 करोड़ मकोड़े उस रियासत में हम शामिल हैं, या ये मुट्ठी भर अशराफिया है उस रियासत में शामिल। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जिस वक्त आके अभी ये कोई बात कर रहे थे
कि इनकी अपनी अय्याशियां, अब तो इनकी अय्याशियों पे बात करने को दिल ही नहीं करता। इनकी वो चीजें खत्म नहीं होती कि कोई यहाँ से, वही बात है कि 11 अरब के आप एक जहाज क्यों कहती हैं? 2 जहाज खरीदे गए हैं, 2 जोड़ी जहाज खरीदे गए हैं। लीमुओं का जोड़ा होता है ना, तो इसी तरह ये जोड़ी जहाज खरीदा गया, एक ना कहें। फिर आप ये बजट देख लें, तालीम का बजट नहीं, सेहत का बजट नहीं, इनकी बकवास 2 ऐसे जिसको आवाम देखना नहीं चाहती, आकर बैठ जाते हैं और फिर आके आपको और हमें बताते हैं कि ये मुश्किल फैसले तो हैं लेकिन इससे रियासत मजबूत होगी। आई एम सॉरी, इनसे पूछ के बताएं कि रियासत नाम किस चीज का है? यहाँ पर आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी लेना मुश्किल हो गया है। जरूरत है, वो कहते हैं कि कम करते करते मेरे ख्याल में बस अब 1 वक्त की रोटी और चंद सांसें रह गई हैं, बाकी सब कुछ इन्होंने छीन लिया है। ये रियासत किस चीज को बोलते हैं? क्या ये जो बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, ये बड़े बड़े आप ये तमाम चीजें देखते हैं, अवाम को इन्होंने दहशतगर्दों के हवाले किया हुआ है। सियासत आप देखें तो सियासत दिन ब दिन वो कहते हैं कि गलाजत से भरी जा रही है। इनका एक ही डायरेक्टर है, एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही कहानी है, गंदी सी कहानी है जिसमें सियासतदानों की जात के ऊपर कीचड़ उठा लो, 5 दिन ऐसे गुजार लो, 5 दिन किसी और मसले में गुजार लो, 5 दिन किसी और मसले में गुजार लो, कोई अच्छे अल्फाज नहीं निकलते। मैं इसीलिए प्रोग्राम करने से मोस्टली अवॉइड करती हूँ कि कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुझे पेट्रोल छिड़क के, मगर इस दिन पेट्रोल इतना महंगा है, कौन कैसे छिड़क के आग लगा सकता है मुझे? ये तो उसी का नुकसान है। सही कहा तो आपने। बस पेट्रोल आप अब मुझे सोना बन बताइए। गया है। नहीं तो पेट्रोल सोना तो ये कहाँ तक आखिर रुकेगा? फिर जिस वक्त हम सवाल उठाते हैं, अरे भाई सवाल जब उठाते हैं तो उसमें बहुत सारे चेहरे, पर्दा नशीनों के नाम और तमाम चीजें आते हैं, फिर आप लोग हमें धमकाते हैं कि बेटा ये तो तुम हिम्मत कैसे हुई तूने उंगली उठाई? तो सायरा आप मुझे साहबा, बताएं तो सही कि सायरा साहबा, जी। ये डे टू डे ये कर रहे हैं ना, जो सर, घंटे कानूनी करना तौर चाहिए पर इनको। 20 रोज का आपको जखीरा रखना है, और इस वक्त भी हमारे पास 14 दिनों की खपत मौजूद है, जरा ये याद रखिएगा। और 14 दिन पहले $72 फी बैरल कीमत थी, ये भी जरा देखिएगा। सर आप ये देखिए, कल एक तस्वीर गर्दिश कर रही थी, मुझे तो एकदम से ना वो बानो कुत्सिया का नॉवल याद आ गया कि राजा गिद्ध तो पता नहीं राजा कहाँ है, राजा गिद्ध, ये गिद्धों वाली शक्लें खड़े थे जो यहाँ पर बलूचिस्तान। मुझे तो ये अफसोस होता है कि वो हमारे जिस्म का हिस्सा है, उनके साथ ऐसी हरकतें कि वो शख्स जिसको जो SHO की मार कहता था, भाई तुम लोग PIA बेच चुके हो को, तुम जहाज लेने के लिए वहां पर, जहाजों की डील करने के लिए वहां पर किस लिए पहुंचे हो? यहाँ पर मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है और वहां पर वो शख्स वहां पर जहाज खरीद रहे हैं तो जी 16 जहाज। तो ये अकल, ये अटकलें पहले नहीं आई जब गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास PIA थी? ये सब इन सेठों के पेट में डालने के बाद ख्याल आया कि PIA को क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज एयरपोर्ट की रेनोवेशन भी हो रही है और उसमें प्राइवेट एयरलाइंस भी उतर रही हैं। क्या इनकी बात करें, इन्होंने ऐसा कर दिया। मैं कह रही हूँ कि मेरे आसपास जो हम चंद लोग हैं, हमें तो बहुत मतलब वो होता है कि काश कोई इस तरह होके निकले कि अब मैं कहती हूँ कि सबको यकजा होके निकलना पड़ेगा, वरना तो अभी इन्होंने एक डेली बेसिस पे किए, मैं कहती हूँ ये घंटे पे कर देंगे। जैसे स्टॉक एक्सचेंज का उतार चढ़ाव होता है ना, बोर्ड पे देखते हैं, पता चलेगा जी आपने 12 बजे पेट्रोल डलवाया 300 कीमत थी, 2 बजे डलवाया 400, शाम में 500, और फिर रात को जैसे वो सब्जी सस्ती मिलती है या वो क्या पता 12 बजे के बाद आपको कम पेट्रोल मिल जाए। इन्होंने मजाक उड़ाया हुआ है, इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। इस शख्स की हुकूमत, जैसे सही बोला कि छठा बजट है इनका, 5वां छठा बजट है, जाहिर है वो 16 महीने भी तो इन्हीं की हुकूमत थी और 2018 का भी ये बजट यही लोग देकर गए थे। सही। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये रियासत चंद मुट्ठी भर लोग हैं या उसमें हम भी शामिल हैं। मजबूत करना है तो किसको मजबूत करना है, और तमाम चीजें हैं तो वो बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, पेट भर नहीं रहा। वहां पर लोगों को क्या मैं बोलूं, यहाँ पर हमारा आइकॉन टावर, बहरिया, वो मैं आप तो खबर मिली है कि मनाल भी हो गया है। अच्छा सायरा जी, हम वो किसको देना है? यहाँ पर कराची में भी जो चीज होती है, अब आप कहेंगे एक मैं आपको वैसे बता रही हूँ, यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है, उसको मालिक जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं। 3-4 दुकानें जो मालिकों की अपनी थी वो अटक के बैठे हुए, वो किसी को पसंद आ गए हैं,
उसके साथ तकरीबन 3000 गज का जो पार्किंग और लॉन का प्लॉट है, वो किसी को पसंद आया है। अब आप सोचें कि वो किसी आम बंदे को तो पसंद आ नहीं सकता कि इस किस्म की हरकतें हों। तो मुझे बताएं तो फिर कहाँ से ये उन लोगों को हुब्बुल वतनी का दर्द देते हैं? क्या करना चाहते हैं ये हमारे साथ? हुब्बुल वतनी का दर्ज भी देते हैं सायरा जी, लेकिन आपको फायदशारी से काम लेना पड़ेगा, तभी मुल्क आगे चल सकता है। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा सारा जी, एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो माजी में कुछ तरीके बता चुकी हैं कि भाई वोट आपने किसको कास्ट करना है। वो कह रही हैं कि ऐसी जमातों को वोट ना दें जिनको काम करना नहीं आता, जिनको परवाह नहीं है, जो अपने अवाम के साथ मुजरिमाना गफलत बरतते हैं। हुक्मरानों को तो रातों की जो नींदें वो उनकी हराम हो जानी चाहिए जब वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें या महंगाई मुल्क में करते हैं। ये मरियम नवाज साहिबा माजी में कह चुकी हैं। आप क्या कहेंगी इस पे? कारदार ने आके बताया था, फखरिया बताया था कि ऊपर का डब्बा खाली है, खान साहब ने कहा था, और उन्होंने शायद इसको एक अच्छी बात समझते हुए उसको वो भी बोला था। मतलब मुझे बताएं कि अवाम को वो अपने वो अब्बा के नक्शे कदम पे चल रही हैं। वो भी 1980 की दहाई में बैठे हुए यही लोगों को ना ये इस किस्म की बातें सुना रहे हैं और ये कर रहे हैं। मतलब लोग अंधे हैं क्या है बीबी? तो मुझे बताओ ना, 11 अरब के जहाज और वो क्या कहते हैं अपनी वार्डरोब को सेट करने के अलावा 4-5 सड़कें, गलियां, उसके भी सोशल मीडिया के ऊपर आता है, उसके ऊपर भी पाबंदी लग गई है कि जो टफ स्टाइल बैठ गई है, उखड़ गई है, उसका नहीं बताना। वो कौन सी हुकूमत कर रही है? अवाम को क्या रिलीफ दिया उन्होंने? अवाम के जायज हकूक वो करके उनको खैरात देने के, खैरात में ये बाइक्स और लैपटॉप और ये देने के। अरे भाई आगे मौके भी तो होने चाहिए, आगे मौके भी तो होने चाहिए। कल उनका एक बयान था कि मैं पता नहीं कौन से स्कूल में गई और बच्चों को मुस्तकबिल देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो सही आ गए कि मेरे बच्चों तुम लोग बड़े रोशन मुस्तकबिल आंखों में ख्वाब से जाकर पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर तुम लोगों को कोई मुस्तकबिल नहीं है। या तो तुम बिजली के बिल पे खुदकुशी करोगे या डिग्गियां लगाकर तुम लोग यूरोप जाओगे, क्योंकि ये हमारे बाप दादा का मुल्क है और इसको हम लूटेंगे। और एंड में जिस तरीके से वहां पर ये तमाम चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं और वो हो रही हैं, अब खुदा जाने के आगे उसका क्या हाल होगा। मैं आपके प्रोग्राम में लेकिन कसूरवार सिर्फ सियासतदान भी तो नहीं है ना मैडम? और कौन कौन है ये? मतलब तारीख लिखेगी। अरे तारीख कौन सा मौरख लिखेगा? उस मौरख का नाम भी तो बता दे। ये मूर्ख उस मौरख का नाम भी तो बताएं जो तारीख लिखेगा। ये मतलब जबरदस्ती आप और हमें वो नहीं होते कि वो हिप्नोटाइज करते हैं या जादू से चीजें गायब करते हैं। आपको भी मुझे पता होता है कि इसकी टोपी में से कबूतर कैसे निकला है, मगर ये मुसर है कि इस टोपी में से कबूतर निकाला है या रुमाल में से फूल निकाला है। तुम लोग वाह वाह करो। अरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया 2.5 सालों में, कहां से कहां पहुंचा दिए लोगों को, इन्होंने बर्बाद कर दिया। आप अभी यहाँ पर अभी गंदम का बहरान आप देख लें कि यहाँ पर सिंध में जखीरा अंदोजी, कभी चूहे खा जाते हैं, कभी मट्टी निकलती है, कभी जी पता चला फूड इंस्पेक्टर बेच गया और उसके बाद इन्होंने वही जो चोर का गुरु नहीं करता कि चल भाग यहाँ से, उसके बाद वो नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। अभी भी ये जो गंदम पड़ी हुई है, मैं आपको बताती हूँ, हलचल मची हुई थी। 3-3 दिन दिए हुए थे। एक बंदे के पास तकरीबन 6-6 करोड़ की गंदम वो पड़ी हुई है। 50-50 लाख 1-1 करोड़ दे के निचले तबके ये जो ऑफिसर्स को दे के 2-2 दिन की मोहलत लेके अपनी अपनी गंदम इन्होंने साइड पर और पार की हुई है। नवाबशाह जिले में, ये जामशोरों में, डैरकी गोटकी में। कि कोई एक चीज मुझे बता दे कि जो इस मुल्क में एक चीज सही हो। और दुख होता है कि सारी पुश्त पनाही कहीं ना कहीं हाथ है सियासत में, तो है या हमारे कराची का आप पानी देख लें जो वाटर हाइड्रेंट है। आप दुनिया जहान के टैंकर ले लें, मगर आपके घर की टूटी में पानी नहीं आएगा। उस टैंकर में 60-40 किसका है? फिर हम बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि वो भाई तुम इतना बोलती हो, आजकल तो मौलाना के ऊपर सारा कुछ है, तुम जरा कोई खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाए? क्यों खामोश हो जाए? आपने सिर्फ तो अभी कराची के टैंकर की बात की है, रावलपिंडी के करतारपुरा का टैंकर आपने नहीं देखा है, वो भी बताएंगे। और मैडम ये जो आपने जिस तारीख की बात की है ना, मौरख की, तो जिस मौरख ने तारीख लिखनी थी वो असूल पेट्रोल के लिए निकला हुआ है।
जी सर, वो मौरख नहीं होता, वो मूर्ख होते हैं। जो इनकी तारीखें लिखेंगे वो मूर्ख होंगे, झूठ लिखेंगे। ये तारीख तो हमने अपनी आंखों से देखी है, और ये तारीख अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मैं याद भी करवा रही हूँ कि बेटा लिखी हुई किताबों पर यकीन ना करना, अपनी आने वाली नस्लों को भी ये तारीख बताना कि किस किस ने इस मुल्क के साथ क्या किया है। और वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये अल्लाह पाक का तोहफा है, इस तोहफे की कैसी बेकदरी बेहुरमती की है कि ना यहाँ पर कोई इखलाक रह गया है, ना यहाँ पर कोई आप कोई दूसरा आप कह दें कि जिंदगी गुजारने के वो फिर मिसालें देते हैं भाग के यूरोप। मनहूस शक्लें आती हैं, आलू के ऊपर आंखें और नाक बना के बंदा शक्ल ऐसी है कि यूरोप से आगे निकल गया। यूरोप में तुम्हारी ये पुलिस ऐसे करके दिखाए ना, फिर तुम्हें पता चलता है। यूरोप में कोई अभी कनाडा में भी तो एयरक्राफ्ट लिया था ना, ऐसा जहाज लिया था, अवाम ने तनकीद की और फिर उसके बाद उस गवर्नर ने उन्होंने उसको वापस कर दिया कि मेरी अवाम को ये पसंद नहीं है। इस वजह से यहाँ पर तो वो ऐसे आते हैं रौनक ज़्यादा चेहरे से, रौनक भी नहीं और रौनक सस्ती भी नहीं है। शक्ल देख के लगता है कि शायद 3 दिन का, अंसार अब्बासी साहब बोलते हैं ना कॉन्स्टिपेशन, तो ये कॉन्स्टिपेशन ज्यादा चेहरे, कब्ज शुदा चेहरे लेके आते हैं और आपको और हमें यहाँ पर ये भाषण और ये चीजें देते आता है। तारड़ और अली परवेज मलिक, इनकी इतनी कोई हैसियत है कि जो आकर वो कहते हैं ना कि यहाँ पर खड़े होके बात बताएंगे। 4 का टोला इनको कहीं करते क्यों नहीं है? एक जिसमें वो वजीर खजाना है, 1-2 ये लोग हो गए, और उसे क्या कहते हैं तीसरा कौन, चौथा कौन सा, अवैस लगारी। क्या करें मैडम, जवान है ना, कुछ बहुत शुक्रिया सायरा जी। देखने क्या जवान है, मारे इनको। सायरा जी आपका गुस्सा बहाक है, वजीर दिफा को सही कहा आपने, मार के निकालो। चलें सायरा जी, कहती हूँ सबको लात मार के निकालना चाहिए। इन्होंने हम पे जमीन तंग कर दी है खुदा की। आप सही कह रही हैं सायरा जी, आपका इस पे पॉइंट आ चुका है। इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, एक मासूम सा सवाल है आपसे कि वाकई ये सब कुछ जो हो रहा है, ये ईरान अमेरिका की जो ये जंग है इसी वजह से हो रहा है या कुछ और मुहरिकात भी हो सकते हैं? आकाशा, देखिए, अमेरिका और ईरान जंग तो एक हकीकत है जो हो रही है, लेकिन क्या उस जंग में आप पर कोई ऐसी पाबंदी लगी कि आपके जो ऑयल टैंकर्स होंगे पाकिस्तानी, उनको रोका जाएगा या उनको गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी? जब नहीं दी जाएगी और आपको तेल की सप्लाई उसी तरह मिलेगी जिस तरह आपको माजी में जंग से पहले 28 फरवरी 2026 से पहले मिल रही थी, तो फिर कीमतों को बढ़ाने की वजह क्या हो सकती है? मैं बार बार ये कहता हूं कि इस मुल्क में एलीट कैप्चर्ड है और बड़ी खूबसूरत बातें सायरा जी ने की हैं, और मैं इंतहाई आज उनकी बातें सुन के मेरा दिल खुश हो गया कि क्या ये जो स्टैब्लिशमेंट है हमारे मुल्क की, क्या ये पाकिस्तानी है, क्या ये हमारा हिस्सा है? अगर ये हमारा हिस्सा है तो ये क्यों नहीं सोच ले कि आज मुल्क में एक आम आदमी, गरीब आदमी का क्या हाल हो चुका? ये मनहूस चेहरे, ये अली परवेज मलिक हो गए, ये तारड़ हो गया, ये अवैस लगारी हो गया, क्या इनके घरों में इन्होंने पैदा होते ही अपने घरों में भूख अफलास देखी थी? क्या इन्हें पता है कि एक गरीब आदमी जब अपनी रोटी के हसूल के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो वो कितनी मुश्किलात देखता है? उसके छोटे छोटे बच्चे जब उसके आने का इंतजार करते हैं, आप यकीन करें आकाशा, मैंने कल एक कॉलम पढ़ा और मैं कांप गया। एक शख्स ने कहा, बहुत छोटा सा मैं आपको बता, उसका क्रक्स दे देता हूं मैं आपको। उसने कहा कि मैं घर से जब मजदूरी करने के लिए निकलता हूं, एक ये किसी ने लिखा और मेरे ख्याल से ये शायद रोड पर ये प्रोग्राम भी किसी ने कंडक्ट किया, शायद असगर चौधरी साहब थे, या कि मैं उसको एक सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि मैं जब सुबह घर से निकलता हूं तो मुझे काम नहीं मिलता, तो मैं रात को कोशिश करता हूं कि घर देर से जाऊं तब मेरे बच्चे सो जाएं, कि वो जब भूख में ही मुझसे रोटी का मुतालबा करते हैं या मुझे कहते हैं कि बाबा हमारे लिए रोटी का बंदोबस्त किया, तो नहीं तो फिर उस वक्त मैं अपने जज्बात और कैफियत पर काबू नहीं पा सकता। जब मुल्क में ये हालात हो जाए और आपने हमारे ऊपर इस तरह के जो ये आकाशा, देखिए मैं ये समझने से कासिर हूं कि क्यों हमारे मुल्क की स्टैब्लिशमेंट, साहिब इक्तदार लोग, इक्तदार के अवानों में बैठे ये लोग ये बात समझने से कासिर हैं कि अवाम भूख से मर रही है, इंडस्ट्री आपकी बंद हो चुकी, आपकी छोटी सनत बंद हो चुकी। यार, जिस मुल्क में एक रेडी वाला शख्स, एक रेडी पैरा फोर्स जिसको आपने बना दिया, हर रोज उसकी रेडी उठा के ले जाए, आप यकीन करें, अब हम घर से निकलते हैं तो हमें अगर फ्रूट लेने की जरूरत होती है रास्ते में कहीं, जब आप कोर्ट से निकल के आ रहे हैं तो हमें कोई रेडी वाला नहीं मिलता, हमें कोई स्टोर ऐसा नहीं मिलता मुनासिब जहां से हम अपने बच्चों के लिए फ्रूट ले लें। मतलब आप इनको लाए थे जिन्होंने 1300 करोड़ के जहाज लिए, जिन्होंने इस पाकिस्तान, ये जो आज इत्तेफाक फाउंड्री के लोग हमारे ऊपर आपने बिठा दिए हैं,
पहले जी, इनके सही कहा। अब्बा जी और फिर उनके बाद उनकी जो बेटी इस वक्त पंजाब के सिंहासन पर बराजमान है। आप इनकी जरा आज से 50 साल पीछे जाके हैसियत तो देखें, इनकी शादियों की फोटो तो देखें और देखें कि ये किस तरह ग्वाल मंडी में 6 मरले की इत्तेफाक पार्टी से आज इस मुल्क के मालिक बन बैठे हैं। चले कौन सर, इनको बहुत रोकेगा? शुक्रिया लिमरान साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सरदार फैजान, आपकी तरफ आना चाहूंगी सर, कुछ आलमी मंजरनामे का भी रुख करेंगे। लड़ाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, यानी कि हमारी जो कोशिशें थी, सालसी की कोशिशें जो पाकिस्तान कर रहा था, वो भी अब कहीं ना कहीं नाकाम होती सर नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के जंग के दौरान ये जो MOU साइन हुआ था, इस MOU को ईरान किस तनाजुर से देख रहा है। ईरान सबसे पहले ये समझता है कि ये MOU जो है, जो साइन किया गया था, ये टाइम बाय करने की एक कोशिश की गई थी और साथ ही उसे ये लगता है कि अगर फिर इसके बाद ईरान ने जंग में कुछ तेजी भी लाई, जो मिडल ईस्ट के ममालिक थे उस पर हमले शुरू किए। ये तेजी इस वजह से लाई कि ईरान को लगा कि अगर हमने इस टाइम पे खामोशी इख्तियार की तो हम कमजोर नजर आएंगे। और ईरान का एक माइंडसेट ये भी है कि ईरान चाहता है कि अपने होम से जो भी जहाज गुजरे वो उनके कंट्रोल में हो। ईरान इस खित्ते में अपनी डोमिनेंस शो करना चाहता है और ईरान की कुछ गलतियां, मुझे बज़ाहिर तौर पे ये गलतियां लगती हैं कि ईरान ये समझता है कि वो दुनिया पे दबाव डालेगा, अगर वो अपना होम बंद करेगा दुनिया की मईशत पे असर पड़ेगा। साथ ही ईरान को ये भी लगता है कि अमेरिका में, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो अमेरिका को भी दबाव में ला के अपने कुछ शराइत जो है वो मंजूर करवा सकता है। बज़ाहिर तौर पे इस टाइम पे मुझे इस तरह लगता है कि जो पीस इनिशिएटिव है, इससे कुछ मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं नजर आती। हो सकता है दरमियान में फिर किसी टाइम पे सीज फायर हो जाए, फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा ये जंग शुरू हो जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जंग अभी किसी तह जाके बैठेगी। एक बंदा जो है, एक शख्स जो है, एक मुल्क जो है वो इसमें फातेह होगा और उसमें हो सकता है अमेरिका भी हो सकता है ईरान भी हो। लेकिन इस तमाम तनाजुर में हमें दूसरी चीज देखनी होगी कि पाकिस्तान जो है वो राइटर्स की स्टोरी है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों, पाकिस्तान में इस तरीके से ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन राइटर्स ने लिखा है कि पाकिस्तान ने कहा है ईरान को सऊदी अरब जो है वो हमारी रेड लाइन है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि हुसियों ने हमला किया है सऊदी अरब में, तो पाकिस्तान ने किसी तरीके से ईरान को यह मैसेज पहुंचाया है कि जो भी करना है मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक में, क्योंकि कुवैत वगैरह पे काफी ज्यादा हमले कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ क्योंकि हमारे दिफाई मुआहदे जी, सही कहा सर आपने। चलें सर, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। असगर चौधरी साहब, इन तमाम तर हालात में क्या कहना चाहेंगे आप? देखें आकाशा, जो ईरान अमेरिका जो ये वार थी ना, उसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि देखिए अमेरिका की जो सुपर पावर की मिथ थी ना, वो टूट गई थी उसमें। लेकिन ये समझना कि जो अमेरिका है वो उसकी मिलिट्री सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ी वाली बात है। पाकिस्तान की बड़ी अच्छी काबिशें थी, पूरी दुनिया उसकी मुतरफ थी, दोस्त ममालिक दूसरे थे। मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान को भी हाथ खड़े कर देने चाहिए। देखें, ना हमारी तो रिस्पेक्ट रखी ईरान ने और ना ही रखी अमेरिका ने। हमने तो सालसी की पूरी कोशिश की, दोस्त ममालिक को उसके अंदर इन्वॉल्व किया, और अगर ये इसी तरीके से करते हैं, और मुझे इसमें एक और साजिश भी नज़र आ रही है कि नेतन्याहू अपनी उस साजिश में मुझे कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए अमेरिका अटैक कर रहा है, कामयाब तो वो हो गए हैं। बहुत शुक्रिया असगर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आया भी है नहीं भी आया, लेकिन प्रोग्राम का वक्त सर खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। असगर चौधरी साहब, सरदार फैजान, डॉक्टर सायरा बानो, आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।